हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, क्लीमेंट आर एटली। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ भारत को संयुक्त रखने की, भारत को एकजुट रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, ताकि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ, कम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में, याद रखिएगा, जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की जो तिथि थी वो निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों को जो कह सकते हैं साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद, वार्तालाप के बाद, माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में भी सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? सिरिल रेडक्लिफ को। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटते हुए या बांटने के लिए सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। लेकिन गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। तब तक मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष
आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1948 में याद रखिएगा, जयपुर में जो अधिवेशन हुआ, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने। 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। अगर बात करें तो 14 से 15 जून 1947, 14-15 जून 1947 याद रखिएगा, 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफार खां, यानी जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। जो डॉक्टर किचलू थे, ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे, विभाजन नहीं चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले, उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिए। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन और मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये थे 1948-1950 के बीच, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। लेकिन कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पडिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। पहला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में किस पार्टी की सत्ता थी?
तो लेबर पार्टी, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945-1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। सेकंड प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की थी, कब? याद रखिएगा, फरवरी 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। 4 नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करें तो 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को जो है सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, लेकिन यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वह जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप सकता है। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की, एकजुट रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। 5 नंबर है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना को तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। बी और सी दोनों सही है। 7 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, कब? जुलाई 1947 में, बी ऑप्शन। माउंटबेटन योजना यानी 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। 9 नंबर है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को 1947 में मतलब कि पूरी रूप से सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी?
सही जवाब है 3 जून 1947 को। 11 नंबर है कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कारण अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। इन दोनों में से जो सही कथन है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, डिस्कस करेंगे। देखिए, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि यह एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। 12 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, कारण स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। इन दोनों में से सही जवाब क्या होगा? देखिए, ए गलत है लेकिन आर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति ब्रिटिश शासक के द्वारा की गई थी, इसलिए ए गलत है, आर सही है। 13 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसके अगले दिन यानी 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 14 नंबर है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। 15 नंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि अगर बात करें तो क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, यानी सी ऑप्शन। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पे वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात कही। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी, इसलिए विभाजन के लिए राजी हो गई ताकि दंगा होने से बचा जा सके। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता। 16 नंबर है, कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया कारण वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, बल्कि इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरे से निपटने का यही एक विकल्प था।
17 नंबर है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या सुझाया था? भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था? सुझाया था कि वे जीना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जीना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। 18 नंबर है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति का नियुक्ति हुआ था। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाली सीमा आयोग नाम से दो आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने के लिए सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। 19 नंबर है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा रेड क्लिफ, बी ऑप्शन। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वो समाप्त हो गया था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, सी ऑप्शन। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। 21 नंबर है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? याद रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी, यानी सी ऑप्शन। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इसका समर्थन मौलाना आजाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1948 में कांग्रेस के, याद रखिएगा, कांग्रेस के जो जयपुर अधिवेशन हुआ था, जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने की परंपरा जो है प्रारंभ हुई।
22 नंबर है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जेबी कृपलानी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद। 3 जून 1947 के विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था। 24 नंबर है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर किचलू, ऑप्शन ए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 25 नंबर है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? किसने मतदान किया था बताइए? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, इनके साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया और इस प्रस्ताव का समर्थन जो है अबुल कलाम आजाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे। पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। किस किस ने प्रस्ताव का समर्थन किया आपको ध्यान में रखना है। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 या 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 27 नंबर है 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया? 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि असेंबली केंद्रीय असेंबली में जन गण मन और मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। 28 नंबर है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो गवर्नर जनरल ने। गवर्नर जनरल। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने।
29 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। 31, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन क्या है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। 32 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 नंबर है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 34, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कौन थे? बी आर अंबेडकर, बी ऑप्शन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अंबेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 36 नंबर है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों के सही जो क्रम है वो क्या है? सही क्रम होगा राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। यह सही क्रम है, डी ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले, ठीक है, यानी 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति बने रहे। इसके बाद एस राधाकृष्णन दूसरे 1962 से 1967 तक, जाकिर हुसैन तीसरे 1967 से 1969 तक और वीवी गिरी चौथे 1969 से 1974 तक। 37 नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। 2 और 3, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की योजना जो है अपनी प्रस्तुत की थी। 38 है, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो उपयुक्त में से सभी, यानी सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। माउंटबेटन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठकें 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारों का प्रबंध किया जाएगा।
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था, ठीक है, रेफरेंडम का प्रावधान था, और सिंध, बलूचिस्तान और असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। 39 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी, बी ऑप्शन। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 40 नंबर है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन। 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42 है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब है जेबी कृपलानी, डी ऑप्शन। 43 है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। 44 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस, याद रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस के दिन को, जो स्वतंत्रता दिवस 1930 में जो स्वतंत्रता दिवस जो था, इस दिन को 26 जनवरी 1930 के दिन को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में इस संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। 45, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, बालक था, बच्चा था, यह कथन है आर कोपलैंड का। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी राज की ही संतति थी। 46 है, निम्नलिखित में से किसने कहा ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के.एम. पणिकर। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पणिकर ने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। 47, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? जॉर्ज सस्टम, बी ऑप्शन। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम थे। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वो मई 1937 में गद्दी पर बैठा। याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।